उस दिन मकान मालिक की आवाज में वैसी ही कड़क थी जैसी दोपहर की चिलचिलाती धूप में होती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस पुराने सोने के लॉकेट पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने उसके वजूद की राख हवा में उड़ा दी हो। वो आदमी जो कुछ देर पहले मेरी पत्नी त्रिशा को अपनी गंदी और भूखी नज़रों से नाप रहा था और मेरे मासूम बच्चों का सामान सड़क पर फेंकने की धमकी दे रहा था, अब उस एक छोटे से गहने के सामने बेबस खड़ा कांप रहा था। त्रिशा के चेहरे पर आंसुओं की मध्यम लकीरें थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी साड़ी का पल्लू उसके कंधों से थोड़ा ढलका हुआ था, जिसे वो अपनी घबराहट में संभालना भी भूल गई थी। उसने अपनी कांपती मुट्ठी खोली और वो लॉकेट उस जालिम आदमी की हथेली पर रख दिया। उस पल उस तंग और घुटन भरी गली में वक्त जैसे थम गया था। हवा में सिर्फ हमारी तेज चलती सांसों की आवाज थी। मेरा नाम विनय है और मेरी कहानी की शुरुआत गरीबी की उन गलियों से होती है जहां ख्वाहिशें अक्सर दम तोड़ देती है। मेरा बचपन अभावों में बीता, लेकिन जवानी तक पहुंचते पहुंचते मैंने मेहनत को ही अपना मजहब बना लिया था। पिता ने मेरी शादी त्रिशा से कराई थी। त्रिशा, जिसकी सादगी में भी एक ऐसी नशीली कशिश थी कि उसे देखते ही इंसान अपनी सारी थकान भूल जाए। उसके होठों की मध्यम लाली और उसकी आंखों का वो गहरा सूनापन मुझे हमेशा अपनी ओर खींचता था। हम गांव के उस छोटे से घर में रहते थे, जहां दीवारें तो कच्ची थी, लेकिन हमारे बीच की नजदीकियां बहुत गहरी थी। जब रात ढलती और चिराग की रोशनी मध्यम पड़ती, तो उस छोटे से कमरे में हमारी सांसों की गर्मी बढ़ जाती थी। गरीबी की अपनी एक खुशबू होती है, पसीने, पुराने कपड़ों और अनकही प्यास की महक। लेकिन पिता की मौत के बाद मेरे भाइयों के चेहरों से नकाब उतर गए। वो घर जो कभी प्यार का मंदिर था, अब नफरत की आग में जलने लगा। भाइयों की लालची नजरें घर के उस छोटे से हिस्से पर थीं और उनकी बीवियों के तीखे बोल त्रिशा के कोमल मन को छलनी कर रहे थे। एक रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, मैंने देखा कि त्रिशा कोने में बैठी अपनी माँ का वो पुराना लॉकेट सीने से लगाकर सिसक रही थी। उसकी भीगी पलकें और उसकी गर्दन पर चमकती पसीने की बूंदें उस रात मुझे बहुत बेचैन कर रही थीं। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान में धीरे से कहा, हम यहां से चले जाएंगे त्रिशा, जहां सिर्फ हम होंगे और हमारा प्यार। उसने अपनी नम आंखें उठाईं और मेरा हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में एक अजीब सा भरोसा और एक अनकही सिहरन थी। हम शहर आए, उम्मीदों का एक छोटा सा थैला लेकर। शहर की भीड़ ने हमें एक ऐसी बस्ती में धकेल दिया जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। एक छोटी सी कोठरी जिसकी छत इतनी नीची थी कि जब हम खड़े होते तो हमारा कद छोटा लगने लगता, मगर जब हम करीब आते तो वो तंग जगह भी हमें एक जन्नत जैसी लगती थी। वहां एकांत कम था, मगर तन्हाई बहुत गहरी थी। हमारा मकान मालिक एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी आंखों में हमेशा एक वासना भरी चमक होती थी, अक्सर किराए के बहाने हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। उसकी नजरें त्रिशा के बदन के उतार चढ़ाव को ऐसे टटोलती थीं जैसे वो कोई शिकार हो। त्रिशा हमेशा डर कर अपनी साड़ी का पल्लू कस लेती और अपनी मुट्ठी में उस लॉकेट को भींच लेती। शहर की तपिश में मैं सारा दिन ईंटें ढोता, सीमेंट के भारी कट्टे उठाता। जब शाम को मैं थककर चूर होकर घर लौटता, तो मेरे हाथों के फफोले और मेरी थकी हुई देह देखकर त्रिशा की आंखों में दर्द उमड़ आता। वो बिना कुछ कहे मेरे पैरों के पास बैठ जाती, सरसों के तेल की खुशबू हवा में घुलती और उसके कोमल हाथों का स्पर्श मेरी रगों में बिजली जैसा दौड़ जाता। उन लम्हों में हम गरीबी को भूल जाते थे, बस एक दूसरे की सांसों में सिमट जाते थे। लेकिन महंगाई ने धीरे धीरे हमारे सुकून को निगलना शुरू कर दिया। 3 बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन और ऊपर से बिजली का वो भारी बिल जिसने हमारे होश उड़ा दिए। 15 तारीख की वो सुबह कयामत की तरह आई। घर में अनाज का एक दाना नहीं था और बाहर
मकान मालिक अपनी भारी आवाज में चिल्ला रहा था। उसने दरवाजे पर ऐसी जोर से लात मारी कि तृषा सिहर उठी। वो अंदर आया और उसने तृषा को बहुत ही घिनौनी नजर से देखते हुए कहा, अगर पैसे नहीं दे सकते तो कुछ और तरीका निकालो। आखिर ये जवान बदन किस काम का। मेरा खून खौल उठा। मैंने उसे धक्का दिया, लेकिन उसके साथ आए गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। अपमान की वो आग मेरे सीने में धधक रही थी। तृषा ने जब देखा कि अब इज्जत पर बात आ गई है, तो उसने वो कदम उठाया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। उसने अपने गले से वो सुनहरा लॉकेट निकाला, जिसकी चमक आज उस तंग गली में किसी हीरे की तरह लग रही थी। जैसे ही मकान मालिक ने उसे अपने हाथ में लिया, उसके चेहरे पर आए बदलाव ने सबको सन्न कर दिया। उसने कांपते हाथों से लॉकेट के उस गुप्त बटन को दबाया, जिसे तृषा ने भी आज तक नहीं देखा था। वो लॉकेट एक छोटे से दिल के आकार में खुल गया और उसके अंदर छिपी 2 पुरानी तस्वीरों ने जैसे इतिहास के पन्ने खोल दिए। मकान मालिक की आंखों से आंसू ऐसे गिरे जैसे कोई बांध टूट गया हो। उस लॉकेट में एक तरफ उसकी अपनी जवानी की तस्वीर थी और दूसरी तरफ उसकी वो पत्नी जो 25 साल पहले एक हादसे के बाद लापता हो गई थी। वो जालिम आदमी वहीं जमीन पर बैठ गया। हमारा सामान जो गली की धूल में बिखरा पड़ा था, उसे अपने हाथों से समेटने लगा। उसकी आवाज भर्रा गई, ये तुम्हारी माँ का है? तृषा ने सिसकते हुए हाँ कहा। उसे आज पता चला कि उसकी माँ, जो हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहती थी, असल में इस शहर के सबसे अमीर आदमी की पत्नी थी। मकान मालिक को अपनी बेटी मिल चुकी थी, वही बेटी जिसे वो कुछ पल पहले बाजारू चीज समझकर अपमानित कर रहा था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। वो तंग कोठरी अब एक आलीशान महल में बदल गई थी। मेरे हाथ, जो कभी सीमेंट और रेत से सने रहते थे, अब बड़े बड़े ऑफिसों के कागजात संभालते हैं। तृषा अब रेशमी साड़ियों में लिपटी रहती है और उसके गले में वो लॉकेट अब उसकी जीत का प्रतीक बनकर चमकता है। जब रात होती है और हम अपने बड़े से बेडरूम की बालकनी में खड़े होकर शहर की रोशनी देखते हैं, तो मुझे वो पुरानी खुशबू याद आती है, संघर्ष की, पसीने की और उस लॉकेट की जिसने हमारी तकदीर बदल दी। तृषा आज भी जब मेरे करीब आती है तो उसकी आंखों में वही पुरानी चमक होती है जो मुझे याद दिलाती है कि हमारी मोहब्बत ने उस काली रात को मात दे दी थी। महल की ऊंची दीवारों और रेशमी पर्दों के पीछे अब हमारी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां सुख तो था, लेकिन उस सुख में एक अनकही बेचैनी और गहरा नशा घुला हुआ था। शहर की उस तंग गली की धूल अब हमारे जिस्मों से उतर चुकी थी, लेकिन गरीबी की वो यादें और वो तड़प आज भी हमारे बीच की आग को हवा दे रही थी। तृषा, जो कल तक फटी साड़ियों में अपनी लाज बचाती फिरती थी, अब इस विशाल हवेली की रानी बन चुकी थी। जब वो नहाकर अपने लंबे गीले बालों को झटकती तो गुलाब के इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती। उसके बदन पर अब मलमल और रेशम के लिबास होते थे, जो उसकी काया से ऐसे लिपटे रहते जैसे कोई बेल किसी पुराने पेड़ से लिपटी हो। हवेली की उस बड़ी सी खिड़की के पास, जहां से पूरा शहर मध्यम रोशनी में डूबा हुआ दिखता था, तृषा अक्सर खड़ी रहती। उसकी रेशमी साड़ी का पल्लू जब हवा के झोंके से सरकता तो चांदनी उसके गोरे बदन पर ऐसे ठहर जाती जैसे कोई मुसाफिर मंजिल पर आकर रुक गया हो। मैं, विनय, जिसे कल तक लोग सिर्फ एक कड़िया या मजदूर समझते थे, अब सूट बूट में ससुर जी के बड़े से साम्राज्य का वारिस बनकर बैठा था। लेकिन जब रात गहरी होती और हवेली का सन्नाटा हमारे बेडरूम की दहलीज पर आकर रुक जाता, तो मुझे वही पुरानी तृषा याद आती। वो तृषा जो पसीने से लथपथ होकर भी मेरी बाहों में सिमट जाती थी। एक रात जब हवेली के आंगन में चमेली के फूल अपनी महक बिखेर रहे थे, मैं कमरे में दाखिल हुआ। तृषा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी माँ का वही रहस्यमयी लॉकेट आईने में देख रही थी। उसकी नंगी पीठ पर मध्यम पीली रोशनी का साया था, जो उसके वजूद को और भी रहस्यमयी बना रहा था। जैसे ही मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा, वो सिहर उठी। उसके बदन की गर्मी मेरे हाथों तक पहुंच रही थी। विनय, उसने धीमी और भरी हुई आवाज में मेरा नाम लिया। उसकी आवाज में एक ऐसी थरथराहट थी
जो सिर्फ वो इंसान महसूस कर सकता है जिसने मौत के करीब से जिंदगी को दोबारा पाया हो। ये सब एक सपने जैसा लगता है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये रोशनी फिर से उसी अंधेरे में ना बदल जाए। मैंने उसे अपनी ओर घुमाया और उसकी आंखों में देखा, जहां प्यार और एक अनकही प्यास का समंदर हिलोरे ले रहा था। उस रात हवेली की दीवारें गवाह थी कि ऐशो आराम के बीच भी हमारी रूहें एक दूसरे के लिए उतनी ही भूखी थी जितनी उस छोटी सी झोपड़ी में थी। मगर इस ठाठ बाट के बीच एक नया दुश्मन पनप रहा था। ससुर जी के छोटे भाई यानी त्रिशा के सगे चाचा, जिनकी नजर इस बेशुमार दौलत पर थी। उन्हें त्रिशा का वापस आना और मेरा इस साम्राज्य को संभालना रास नहीं आ रहा था। वो अक्सर अपनी तिरछी नजरों से त्रिशा को देखता और उसकी नजरों में वो पुराना वाला ही वहशीपन होता जो हमारे पुराने मकान मालिक की आंखों में था। एक दिन जब मैं ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया था, चाचा ने त्रिशा को हवेली के पुस्तकालय में अकेला पा लिया। बड़ी जल्दी पहचान मिल गई तुम्हें, चाचा ने उसके करीब आते हुए जहरीली आवाज में कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना और नफरत का मेल था। उन्होंने त्रिशा के गले में पड़े उस लॉकेट की चेन को अपनी उंगलियों से छूने की कोशिश की। त्रिशा पीछे हटी, उसकी सांसें तेज हो गई और उसके चेहरे पर वही पुराना खौफ लौट आया। लेकिन इस बार वो लाचार मजदूर की पत्नी नहीं थी। उसने अपनी आंखों में एक आग भरी और चाचा की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये लॉकेट सिर्फ पहचान नहीं है, ये उन लोगों की मौत का फरमान भी है जिन्होंने मेरी मां को बर्बाद किया था। उस रात जब मैं वापस लौटा तो त्रिशा के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने मुझे सब कुछ बताया। हमने महसूस किया कि ये महल जितना खूबसूरत है, इसके गलियारों में उतने ही खौफनाक राज दफन है। त्रिशा की मां का गायब होना कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसका सुराग अब उस लॉकेट के भीतर छिपे एक और छोटे से कागज के टुकड़े में मिलने वाला था। जैसे जैसे रात परवान चढ़ी, हमने उस लॉकेट को फिर से टटोला। लॉकेट के पिछले हिस्से में एक बहुत ही महीन दरार थी। जब मैंने उसे अपनी उंगली के नाखून से खुरचा तो अंदर से एक छोटा सा मुड़ा हुआ पत्र निकला। वो पत्र त्रिशा की मां ने अपने आखिरी होश में लिखा था, जिसमें उस सच का जिक्र था जो चाचा के वजूद को राख कर सकता था। त्रिशा का बदन गुस्से और उत्तेजना से कांप रहा था। मैंने उसे अपने करीब खींचा। उसकी धड़कनें मेरे सीने पर साफ सुनाई दे रही थी। अब खेल हमारा होगा, मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा। उस रात की स्याही में हमने अपनी जीत का नया अध्याय लिखा। अब सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि इंतकाम की भी एक ऐसी दास्तां शुरू होने वाली थी जो इस हवेली की नींव हिला देगी।